हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी जो है DSSB असिस्टेंट अकाउंट्स और अकाउंट्स मैनेजर के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। और इस लेक्चर में हम जो है यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को जो है यहाँ पर ऑपरेशन जो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो करवाऊँगा। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के तीन आपके पास फ्लो देखने को मिलते हैं। आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो इन तीनों एक्टिविटीज़ को एक एक लेक्चर में मैं आप सभी को कवर अप करवाऊंगा। आज के लेक्चर में हम जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कवर अप करेंगे। और इस लेक्चर में आपको ध्यान से समझना है इस चैप्टर में कि कौन सी चीज़ जो है कैश फ्लो के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर में आ रही है और क्यों आ रही है। मैंने आपको डिटेल में फॉर्मेट बनाकर बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस लेक्चर में। और आपको जो है बहुत डिटेल में चीज़ों को जो है समझाया जाएगा। तो आपको डिटेल में ही चीज़ों को याद रखना है, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और मैं आपसे शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा भी लेक्चर के अंदर। तो आप सभी जो है नोट्स बनाते हुए चल लेंगे और चीज़ों को अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। और बाकी जो स्टूडेंट्स MCQ सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्या MC सीरीज़ को फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज़ एक तरीके चलाई जा रही है जहाँ पर आपको MCQ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वहाँ पर डिटेल में हम स्टडी करते हैं। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। क्लास का शेड्यूल आपके पास वीडियो लेक्चर पे मिल जाएगा आपको। तो पूरा शेड्यूल आप फॉलो कीजिएगा। उस शेड्यूल में सारी क्लासेस की टाइमिंग्स दी हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, हम चेक करते हैं कि कैश जो है कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आ रहा है, और कितना आउटफ्लो हो रहा है, मतलब कितना हमने पास जा रहा है। तो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो जब हम चेक करते हैं तो उसके लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। अब यहाँ पर हम बेसिकली बात करते हैं उन आइटम्स की जिनसे कैश हमारे बिज़नेस में या हमारी कंपनी के अंदर आता है, और हम बात करते हैं जिनसे उन आइटम्स की जिनसे कैश हमारे पास से जाता है। तो बेसिकली कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो जो है शो करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब किस चीज़ से पैसा आएगा, किस चीज़ से पैसा जाएगा, उसके लिए हमने जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया। 3 तरीके से हम जो है वो देखेंगे कि कितना कैश जो है फ्लो हो रहा है, कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके पास आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर इसके बाद हमारे पास आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और लास्टली हमारे पास आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब दोस्तों, मैं आप सभी को थोड़ा डिटेल में ये नहीं दूंगा क्योंकि आप सभी ने ये 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, बट इतना मैं बता दूंगा कि अगर आप भूल भी गए होंगे तो आपको याद आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करते हैं कि जो भी पूरा बिज़नेस या जो कंपनी में जो भी काम किया गया, प्रोडक्शन किया गया, ये सब चीज़ें, वहाँ पर उसमें ऑपरेटिंग में कितना कैश गया और कितना कैश आया। तो यहाँ पर हम बेसिकली 2 तरीके के कैश की बात करेंगे, 2 तरीके के आइटम्स की बात करेंगे। एक तो होगा आपके पास कैश आइटम्स जो डायरेक्टली दिखाएंगे कि इनसे कैश जा रहा है और इनसे कैश आ रहा है, और एक होंगे नॉन कैश आइटम्स जो आपको मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा होगा, बट आपको ये बताएंगे नहीं कि आपके पास जो है कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। जैसे सपोज दैट अगर मैं बात करता हूँ डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश आइटम है, क्योंकि यहाँ से आपके हाथ से कैश जाता नहीं है। मतलब जब मशीन की वैल्यू कम हो रही है तो मशीन की वैल्यू कम होने से आपके हाथ से डेप्रीशिएशन की जो वैल्यू है उससे कैश जा नहीं रहा है। मतलब कैश कम तो हो रहा है, मतलब एक तरीके से आपके पास एसेट्स की वैल्यू कम तो हो रही है, बट इनडायरेक्ट वे में, नॉन कैश वे में, यानी कि कैश वे में ये आपके पास डायरेक्टली नहीं जा रहा है। बट अगर वहीं आप बात करते हैं कि आपने सैलरी पे कर दी अपने किसी एम्प्लॉय को, तो आपके पास सैलरी पे करी, आपके पास से कैश गया, ये आपका क्या होगा, कैश आइटम्स होगा। बट यहाँ पर हम बात कौन सी कर रहे हैं, नॉन कैश और कैश दोनों तरीके के आइटम्स की बात कर रहे होंगे। और आपको समझ में आया कि कौन सा कैश है और कौन सा नॉन कैश आइटम्स है। तो यहाँ पर इसी तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू हम निकालेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही मैं इस क्वेश्चन में कराऊंगा आपको। नेक्स्ट आता है आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मशीन्स खरीदने में या कुछ भी एसेट्स को परचेज़ करने में, तो उनसे आपके पास कितना कैश आता है और कितना कैश जाता है। आप मशीन को सेल करते हैं तो कैश आता है। तो बेसिकली आपके पास जब आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आपके पास इनफ्लो होता है, बट जब आप परचेज़ करते हैं किसी भी एसेट्स को तो आपके पास कैश चला जाता है, मतलब कैश का आउटफ्लो होता है, क्योंकि आपको उस वक्त कैश को
उसे देना पड़ता है। तो इस तरीके से हम कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। बेसिकली यहाँ पर सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स होता है। अब वहीं अगर हम बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सिंपल सा मतलब होता है कि हमने जो फाइनेंस लिया है, जो हमने पैसा जुटाया है, वो भले ही हमने शेयर कैपिटल के थ्रू पैसा लिया हो, वो भले ही हमने जो है डिबेंचर या लोन के थ्रू, मैं सिंपल यहाँ कहता हूँ डेब्ट के थ्रू हमने लोन लिया हो, तो इस तरीके से जो हमने पैसे यहाँ पर जुटाए हैं, इन पैसे को जो हमने लिया है उससे कितना कैश आएगा और कितना कैश जाएगा। जैसे अगर हमने लोन लिया तो कैश का इनफ्लो हो रहा है, बट हमने लोन की पेमेंट कर दी तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट कर दी तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो ये सब हम चेक करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। एक ब्रीफ मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है, पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पर नहीं दिया है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये बात यहाँ तक आप सभी को समझ में आई होगी कि कैसे हम जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू कैश फ्लो जो है स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आज इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट क्या है, तो वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो मैंने अभी यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई हुई है और यहाँ पर मैं अभी केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही करके बताऊंगा। तो आपको यहाँ पर पार्ट ए बनाना है। पार्ट ए होगा आपके पास कैश फ्लो, आप कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पर आप जो है इसे कैलकुलेट करने वाले हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या फॉर्मेट होगा वो हम यहाँ पर आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहला आइटम्स हम क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसके लिए भी हम एक छोटा सा फॉर्मेट पढ़ते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, ये सभी आप नोट कर लेना, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो आप चेक करेंगे कि आपके पास कितना प्रॉफिट दे रखा है या कितना लॉस दे रखा है। ठीक है, तो आप देख लेंगे कि आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो आप देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल, बैलेंस ऑफ पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें से आप माइनस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल। ठीक है, दैट्स इट। ये आपके पास फिर आ जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अगर आपने ट्रांसफ़र टू रिज़र्व किया है, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, आपने अगर कोई अमाउंट रिज़र्व में ट्रांसफ़र करा है प्रॉफिट में से, तो आप यहाँ पर उसे ऐड कर देंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट को कम कर रहा है और हमें बिफोर वाला प्रॉफिट निकालना है, पहले वाला प्रॉफिट निकालना है, तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपने कोई टैक्स बनाया है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि टैक्स आपने मेड किया है अभी किसके अंदर से, अपने प्रॉफिट के अंदर से, तो प्रॉफिट में से टैक्स आपने कम किया होगा, तो यहाँ पर प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसे प्लस कर लेंगे और आप ऐड करेंगे यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड। अगर आपके पास कोई प्रपोज डिविडेंड होता है और वो डिविडेंड जो है पेड होता है, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो जब आप ये तीन आइटम्स यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सिंपल, यहाँ तक सिंपल है। ये आप यहाँ पर ऐड करके ये कैलकुलेट कर लेंगे। अभी इसमें आप जो है और भी आइटम्स ऐड कर लीजिए, वो मैं बाद में करवाता, लेकिन मैं अभी करवा देता हूँ। आप यहाँ पर ऐड करिए इंटीरियम डिविडेंड, अगर आपने कोई पे किया हुआ है, इंटीरियम डिविडेंड पेड, ठीक है, इंटीरियम डिविडेंड
पेड आपने किया है तो वो प्रॉफिट से कम हुआ होगा, तो आप उसे ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपको बिफोर प्रॉफिट निकालना है तो आपने यहाँ पर ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू में अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का मतलब क्या होता है वो समझिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का मतलब होता है अचानक से आपको कोई प्रॉफिट हुआ या आपको कोई लॉस हुआ, तो आप यहाँ पर जो है उसे ऐड और माइनस करेंगे। अचानक से अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो उससे आपकी जो है प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो आप उसे माइनस कर देंगे। बट अगर आपको एबनॉर्मली यानी अचानक से आपको कोई लॉस हो रहा है, जैसे अर्थक्वेक वगैरह आने पर, तो उसके वजह से आपका प्रॉफिट कम शो हो रहा होगा, तो उसके आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को एक्सेप्शंस मानते हुए चलते हैं। और जब आप इसको ऐड कर देते हैं तो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम बचा है बच्चे, ठीक है, तो आप समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा ये होगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो इसे आप जो है नोट करके रख लीजिए, आगे काम आने वाला है। अब सबसे पहला हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ऑपरेटिंग में सबसे पहला पार्ट ही हमने ये निकाल लिया। तो जैसे ही हमने सबसे पहला ये पार्ट निकाला, अब इसमें प्लस करने की बारी आती है एडजस्टमेंट्स की। तो यहाँ पर हम जो है एडजस्टमेंट्स करेंगे। ठीक है, अब ये जो एडजस्टमेंट्स होंगी वो दो तरीके की होंगी, नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश आपकी इनकम्स। ठीक है, तो जो नॉन कैश आपके एक्सपेंसेस हैं उन्होंने आपके प्रॉफिट को कम किया होगा, लाइक डेप्रिसिएशन हो गया, नॉन कैश आइटम्स की बात हो रही है। ठीक है, जिससे कैश नहीं जाता है, तो आप यहाँ पर नॉन कैश एक्सपेंसेस को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस, लाइक आप कह सकते हैं आपके पास दिया होगा डेप्रिसिएशन, जिससे आपके पास कोई कैश तो जाता नहीं है। ठीक है, और अगर एमोटाइजेशन, आपको पता ही है डेप्रिसिएशन पूरी स्पेलिंग लिख देते हैं, एमोटाइजेशन है ना, फिक्टिव, आपके पास जो फिक्स एसेट्स होती हैं उन पर एमोटाइजेशन लगता है। इंटेंजिबल जो एसेट्स होती हैं, सॉरी दोस्तों, उस पर आपके पास एमोटाइजेशन लगता है। इसी तरीके से अगर आपको कोई लॉस हो जाता है ऑन सेल ऑफ एसेट के बेचने पर आपको कोई लॉस हो रहा है, तो वो भी आपके पास नॉन कैश आइटम है, उसको भी आप जोड़ दीजिए। तो और इंटरेस्ट पेड अगर आप कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं किसी भी आइटम पर, लाइक आपने लोन पर इंटरेस्ट पे किया, डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे किया, तो वो आपके पास यहाँ पर अगेन आपकी एक्सपेंसेस है। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, इसको आप ऐड करेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में, और माइनस करेंगे आपके नॉन कैश इनकम को। क्यों माइनस करेंगे, देखिए आपको निकालना है बिफोर, पहले का प्रॉफिट, तो उसके लिए आप जो है अपने नॉन कैश एक्सपेंसेस जो हैं उनको क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, क्योंकि नॉन कैश इनकम को आप जो है माइनस करेंगे तो आपके पास नॉन कैश इनकम ने आपके प्रॉफिट को बढ़ाया होगा, बट आपको तो बिफोर वैल्यू निकालनी है। बिफोर वैल्यू निकालनी है तो आपको ये सब क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो आप यहाँ पर नॉन कैश इनकम को जो है माइनस करेंगे। नॉन कैश इनकम लाइक आपको रेंट रिसीव हुआ मान लीजिए कहीं से, ठीक है, तो ये भी हो गया आपको क्लियर। ये और नेक्स्ट आपके पास, मैं रेंट रिसीव नहीं लिखूँगा बच्चे, मैं लिखूँगा इंटरेस्ट रिसीव एक्सेट्रा आपके इन्वेस्टमेंट पर, क्योंकि वो आपको अभी ड्यू हुआ है, मिलेगा नहीं, तो अभी ये नॉन कैश होगा, वरना तो रेंट तो डायरेक्ट कैश हो जाएगा। और इसके बाद डिविडेंड रिसीव होता है, ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड, तो ये सारे के सारे आपके जो हैं नॉन कैश हो गए। इसी तरीके से अगर आपको प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स के बेचने पर कोई प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये तीनों आइटम्स यहाँ पर आप ऐड करके बाहर वैल्यू जाकर माइनस कर देंगे, क्योंकि ये सब माइनस में वैल्यू आएंगी, तो ब्रैकेट में शो कर देते हैं हम लोग। अब आप लोग क्या करेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, इसमें आप ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस, माइनस करेंगे आप नॉन कैश इनकम्स को, तो आपके पास निकल के आ जाएगा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपके पास कैलकुलेट होकर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसे हम अलग हाईलाइट कर देते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिफोर वर्किंग कैपिटल, बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल आप सभी को पता ही होगा,
कि जो आपके पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी होती है उसके चेंज किए बिना, तो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आ गया आपके पास। अब देखिए, अब इसमें आप क्या ऐड करेंगे, अब इसमें आप ऐड करेंगे और माइनस करेंगे आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अब देखिए, करंट एसेट्स से अगर आप करंट एसेट्स को परचेज कर लेते हैं तो उसके बदले आप पैसे दे रहे हैं, तो आपके पास से पैसा जाएगा। तो आपके पास जब एसेट्स परचेज हो रही हैं तो पैसा जाएगा, और जब आप एसेट को बेच दे रहे हैं तो आपके पास से पैसा आएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐड करेंगे, आप इसमें ऐड करेंगे, ध्यान से समझेंगे, डिक्रीज़ इन एसेट्स, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स अगर कम होती हैं तो आप उसे ऐड करेंगे, क्योंकि एसेट्स को बेचकर आपके पास पैसा आया होगा, पैसा आएगा तो आप ऐड करेंगे क्योंकि कैश का इनफ्लो हो रहा है। बट अगर कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो आप उसे माइनस करेंगे। इसी तरीके से हम ऐड करेंगे इंक्रीज़ इन लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी अगर आपकी बढ़ रही है तो आपने किसी से पैसे लिए हैं, तब आपकी लायबिलिटी जो है इंक्रीज़ हो रही है, तो आपके पास कैश का इनफ्लो होगा, तो आप इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ को ऐड करेंगे, करंट लायबिलिटीज़ को ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ये दोनों आपके पास ऐड के आइटम हो जाएंगे, और ऐड करके यहाँ पर इसे हम ऐड करेंगे, और आप यहाँ से माइनस करेंगे अगर आपके पास कोई करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि आपने परचेज़ की होगी तो आपने पेमेंट करी होगी करंट एसेट्स के लिए। तो करंट एसेट्स जब इंक्रीज़ होगी तो आप माइनस करेंगे क्योंकि कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। और आपका डिक्रीज़ इन लायबिलिटी, क्योंकि अगर आपने लायबिलिटी कम हो रही है करंट लायबिलिटी, तो आपने लायबिलिटी पे करी है, तो लायबिलिटी अगर पे करी है तो पैसा जाएगा तो आप उसे क्या करेंगे बच्चे, माइनस करेंगे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है यहाँ पर। बस अगर आप लोग यही ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को करने के लिए, ये जो मैंने आपको बताया अभी। तो ये सब हो गया। अब इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम दोस्तों ऐड कर देंगे यहाँ पर अपना ये दोनों आइटम्स, तो अपने पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये आ गया हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जो है जनरेटेड हो रहा है वो आपके पास यहाँ पर आ चुका है। क्लियर, दैट्स इट, यहाँ तक हमें समझ में आया। अब इसके बाद हम इसमें से माइनस कर देंगे अपना टैक्स पेड, जो हम टैक्स को पे कर रहे हैं। तो इसमें से हमने माइनस किया इनकम टैक्स पेड। ठीक है, तो हमारे पास इनकम टैक्स पेड, और ये एडजस्टेड होगा रिफंड के साथ। ठीक है, तो एडजस्ट करेंगे जब हम क्वेश्चन आएगा, जब मैं आप सभी को कराऊंगा। ठीक है, तो ये आप जैसे ही इसमें से माइनस करते हैं आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें हम लोग माइनस प्लस अगेन दोबारा कर दे रहे हैं अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो आपको पता ही है माइनस प्लस कैसे करना है, अभी मैंने समझाया था। अगर कोई बेनिफिट है आपके पास तो आप जो है मतलब जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ा है तो आप उसे माइनस कर देंगे, अचानक से अगर प्रॉफिट हुआ है कोई, और अचानक से लॉस हुआ है जिससे प्रॉफिट कम हुआ है तो उसे आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को हम लोग माइनस प्लस करेंगे, तो आपके पास अब ये फाइनल जो है, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं। तो अब ये आ जाएगा आपके पास फाइनल नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आपके पास नेट जो है आपके पास कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, वो यहाँ से आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे हमें जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। पूरा फॉर्मेट हमने इस वीडियो में समझा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अब क्वेश्चन को करना होता है। तो यहाँ पर आपके पास मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L आपको दी हुई है, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी है। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L के अकॉर्डिंगली सबसे पहले आप निकालेंगे आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर हम प्रॉफिट देखें तो आपके पास ये दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट ये नहीं 80,000 दिया हुआ है,
प्रॉफिट आफ्टर फॉर द पीरियड, इसका मतलब ये आफ्टर टैक्स है, बट आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास ये है, तो आपने ये ले लिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो फॉर्मेट हम पेस्ट करते हैं और क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है हम सभी को। तो ये आ गया हमारे पास कैश फ्लो का पूरा स्टेटमेंट, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक हमें समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर इसमें लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। दैट्स इट। आप क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए था, वो हमें दिया हुआ है। तो मैं बेसिकली आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट ना लिखने की जगह आप लिखें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि अभी आप पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना रहे हैं, केवल आप लोग जो है अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये होता था हमारा पूरा फॉर्मेट की लाइन, ठीक है। आइटम्स तो 1,16,000 दिया हुआ था, अभी हमने देखा क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे देखें। तो नेक्स्ट आपके पास जो है यहाँ पर आपको चाहिए नॉन कैश आइटम्स के एडजस्टमेंट्स, लाइक आपको चाहिए डेप्रिसिएशन, यहाँ से आपको फाइनेंस कॉस्ट चाहिए, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लोन आपको गिवन होगा, ठीक है। और ये भी आपका जो है इसी का पार्ट होता है, तो ये आपको वैल्यू चाहिए। लेकिन फाइनेंस कॉस्ट की वैल्यू हमें नीचे एडजस्टमेंट में गिवन भी नहीं है कि इसमें क्या इन्होंने लिया हुआ है और क्या वैल्यू नहीं ली हुई है, लेकिन हमें तो लेना है, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट आपका जो है यहाँ पर इंटरेस्ट पे को दिखाएगा कि आपने इतना इंटरेस्ट को पे किया हुआ है। इसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ, तो ये आपके पास एक तरीके से इंटेंजिबल एसेट्स कम हो रही है, वो वैल्यू दी हुई है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट दिया हुआ है, तो लॉस भी आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा कि आपकी जो वैल्यू है वो कितना आपको लॉस दे रही है, तो ये भी एक नॉन कैश एक्सपेंसेस हो जाएगा आपका। तो ये आपको लेना है। और इनकम में आप देख लीजिए प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट आ जाएगा और इंटरेस्ट रिसीव दोनों आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आइटम आपको क्या ऐड करना था, सबसे पहले आपको ऐड करना है नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस में आपके पास दिया हुआ है सबसे पहले डेप्रिसिएशन, मैं खाली डेप लिख रहा हूँ, और डेप्रिसिएशन आपके पास 72,000 दिया हुआ था। फिर इसके बाद आपके पास गुडविल रिटर्न ऑफ दी हुई थी, गुडविल रिटर्न ऑफ, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में मैंने आप सभी को बताया था इंटरेस्ट पेड वगैरह होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट पेड करते हैं तो वही आपकी फाइनेंस कॉस्ट होती है। तो देख लेते हैं कितनी कितनी वैल्यू थी। फाइनेंस कॉस्ट 45,000 और 10,000 और 30,000, ठीक है। 10,000 आपके पास दिया हुआ है लॉस, नहीं 30,000 आपके पास दिया हुआ है लॉस, 10,000 दिया हुआ रिटर्न ऑफ, 10,000, 30,000 और 45,000, ठीक है, 45,000। इन्हें प्लस कर लीजिए आप सभी। तो मैं प्लस कर देता हूँ, कितना वैल्यू आ रहा है, 72,000 प्लस 72,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000, तो ये हो गया 1,57,000। क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को। अब इसके बाद आपको नॉन कैश इनकम चाहिए, तो आप उसे माइनस करेंगे नॉन कैश इनकम को, नॉन कैश इनकम। तो नॉन कैश इनकम आपके पास प्रॉफिट और इंटरेस्ट रिसीव दिया हुआ था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और आपके पास इंटरेस्ट रिसीव। अब इनका हम अमाउंट देख लेते हैं, कितना कितना आपके पास अमाउंट दिया हुआ है। तो अमाउंट के लिए चलते हैं क्वेश्चन में। तो इंटरेस्ट रिसीव 3 और 15, 3 और 15, तो 15 प्रॉफिट और 3,000 रुपये आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। ये दोनों माइनस के होंगे क्योंकि माइनस करना होता है, तो माइनस का 18 आपके पास आ गया। अब बच्चे क्या करना होता था बताइए आप सभी। अब हमें जो है यहाँ पर ये जो नेट प्रॉफिट है और नॉन कैश एक्सपेंस और आइटम है, इन सभी को जोड़ना और घटाना होता था। तो आपके पास क्या आता था बताइए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बिना आपके पास जो है पहले आ जाएगा। तो चेंजेस के लिए मैं डेल्टा बना देता हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 1,57,000 प्लस 1,16,000 रुपये और माइनस कर दीजिए इसमें से 18,000 रुपये, तो आपके पास ये 2,55,000 रुपये का आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दोस्तों, ठीक है। क्लियर यहाँ तक आप सभी को। अब आपको देखना है आपकी एसेट्स और लायबिलिटी, ठीक है। तो आपको करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को चेक करना है, जिससे आपके पास ये आफ्टर कैश जनरेशन बन जाए टोटली, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे प्लस करते हैं हम लोग। मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अगर आपके पास एसेट कम हो जाती है तो आपके पास पैसा आता है, तो डिक्रीज़ इन CA करंट एसेट शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एंड इंक्रीज़ इन CL, और अगर करंट लायबिलिटीज़ बढ़ जाती है तो आपके पास पैसा जो है आ जाता है। तो इसे आपको क्या करना है, यहाँ ऐड करना है। तो हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे और चेक करेंगे कि अगर आपके पास एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल एक एसेट्स है, करंट एसेट्स है। तो करंट एसेट्स 2012 में आपके पास थी 1,64,000 की, अब हो गई 1,40 की। इसका मतलब है ये क्या हो रही है आपके पास डिक्रीज़, यहाँ पर ये क्या हो रही है आपके पास इंक्रीज़ हो रही है। तो इंक्रीज़ हो रही है तो पैसा आपके पास जा रहा होगा। तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली कैश जो है वो जा रहा है, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो हमने कैश पे किया होगा। तो इंक्रीज़ इन CA है तो ये तो नहीं आएगा, तो माइनस में जाएगा। इसी तरीके से इन्वेंट्री आप चेक कर लें, तो इन्वेंट्री आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इन्वेंट्री भी आपकी एसेट है तो इससे भी पैसा जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। ट्रेड पेबल आपकी क्या है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, इससे आपके पास पैसा आ रहा होगा। तो आप जो है ट्रेड पेबल ले लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ट्रेड पेबल आ जाएगा आपके पास, इस पॉइंट में आपके पास ट्रेड पेबल आ जाएगा, और जितने का चेंज हो रहा है वही लेना है केवल आपको। और चेंज कितने का हो रहा है, 13,000 का, तो 13,000 ही लेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके पास लायबिलिटी है और लायबिलिटी कम हो रही है, तो पैसे आप दे रहे हैं तो जा रहे होंगे, तो माइनस में जाएगा, ये भी यहाँ नहीं आएगा। तो आप बस यहाँ पर 13,000 लिखकर बाहर डायरेक्ट वैल्यू दिखा दीजिए 13,000, बाकी आपका माइनस में जाएगा। माइनस इंक्रीज़ इन CA करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, और डिक्रीज़ इन CL और करंट लायबिलिटीज़ कम हो रही हैं। तो ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा यहाँ पर, ट्रेड रिसीवेबल, और आपके पास यहाँ पर इन्वेंट्रीज़ भी आ जाएगा, और आपका लास्ट था आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस भी आ जाएगा। अब देखते हैं इन तीनों की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में। चेंजेस देखना है बेसिकली आपको। यहाँ पर 64 और 24 हो गया, और ये हो गया आपके पास 19 और 16 प्लस 15, ठीक है। हाँ 16 प्लस 15 31, ठीक है। 31 इन्वेंट्री, और 24 और 2 24 माइनस का 31 माइनस का और 2000 माइनस का, क्योंकि सब क्या हो रहे हैं माइनस। टोटल कर दीजिए 57,000 माइनस का। अब आप 2,55,000 में 13,000 को तो जोड़ दीजिए बच्चे, ठीक है। 13,000 को तो आप जोड़ दीजिए और माइनस कर दीजिए आप 57,000, तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2,11,000 रुपये। और ये 2,11,000 रुपये आपके पास आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू आपके पास कितना कैश जो है जनरेट हो रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स। तो आप इनकम टैक्स पे कर देंगे, और फिर इसके बाद आप जो है वो यहाँ पर देखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है या नहीं है। नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। इनकम टैक्स आपके पास दिया हुआ है 36,000, देख लीजिए। और यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, क्योंकि कोई भी एक्सेप्शनल प्रॉफिट वगैरह इन्होंने नहीं लिया हुआ है, ठीक है। तो इनकम टैक्स आ गया आपका 36,000, आप यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। वो आ गया आपके पास 175,000, ठीक है, 1,75,000 नेट कैश
फ्लो। अब ये फ्लो क्यों लिख रहा हूँ मैं इसे, क्योंकि पॉजिटिव में है, ठीक है ना। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना नेट कैश फ्लो जो है आ रहा है आपके पास। तो ये हो गया यहाँ तक। तो आप सभी को होपफुली अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है। सिंपल लगा होगा यहाँ तक, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं आई होगी। अब मैं आप सभी को जो है यहाँ पर करा देता हूँ कुछ डेफर्ड टैक्स और डेफर्ड लायबिलिटी की एडजस्टमेंट, फिर इसके बाद आप जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जो है डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की किस तरीके से एडजस्टमेंट की जाती है वो हम लोग समझते हैं। तो आप सभी टॉपिक डालिए, डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ठीक है। तो टैक्स लायबिलिटी और एसेट्स की हम एडजस्टमेंट को समझते हैं कि अगर ये बढ़ेगा घटेगा तो किस तरीके से आपको जो है इसे हैंडल करना होता है। तो जब आपके पास डेफर्ड टैक्स एसेट्स इंक्रीज़ हो रही हो तो आपको ऐड करना है। क्यों ऐड करना है ज़रा हम समझते हैं। पहले समझते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या है और फिर समझते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स को जब हम बोलते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको टैक्स जो है एडवांस में देना होता है। टैक्स को आपको क्या देना होता है, एडवांस में देते हैं आप सभी टैक्स। अब जब हम एडवांस में टैक्स देते हैं तो आपके पास क्या होता है, जैसे सपोज दैट आपका 10 लाख जो है टैक्स 1 लाख रुपए जो है आपका टैक्स बनता है, बट आपने जो है टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है 1,50,000 आपने ऑलरेडी पेड कर दिया। और आपका जब आपने ईयर के एंड में टैक्स निकाला तो वो आपके पास होता है 1 लाख रुपीज़। तो आप यहाँ से देखें कि आपने एक्स्ट्रा जो है आपने 50,000 का टैक्स पे किया हुआ है। तो ये आपकी एक तरीके से टैक्स की एसेट बन गई है कि आप अगले साल कम पे करेंगे क्योंकि आपने एडवांस पे कर दिया है ऑलरेडी। तो ये आपके पास 50,000 जो है आपकी डेफर्ड टैक्स एसेट्स बन जाएगी। और नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कि आपने 1 लाख रुपए का आपका टैक्स बनता है ईयर के एंड में, बट आपने 80,000 ही पेड किया था, 80,000 ही आपने पेड किया था और टैक्स कैलकुलेट करा तो आपके पास बन के नज़र आया 1 लाख। तो यहाँ पर 20,000 के टैक्स की क्या पड़ गई, शॉर्टेज, ठीक है। शॉर्टेज यानी कि कम पे करा आपने, तो ये आपको अब पे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी आपके लिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो आपको अभी चुकानी है। लायबिलिटी का मतलब आप समझ गए होंगे, जितना आपको एक्स्ट्रा पे करना है ये लायबल हैं आप इसके लिए, और एसेट्स का मतलब आपने एक्स्ट्रा पहले ही एडवांस में पे करके रखा हुआ है। अब देखिए ध्यान से समझेंगे आप सभी, अगर लायबिलिटीज़ आप जो है ज़्यादा पे कर देते हैं, मतलब आपके पास लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो आप उसे ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड करेंगे, देखिए पहले डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी आपकी 20,000 की। सपोज दैट एक क्वेश्चन मैं आप सभी को करा देता हूँ, इसकी हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा। देख लिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आपको पास दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये सब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ही करते हैं। तो इसको हम बनाएंगे बिफोर। तो बिफोर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपके पास हो रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है कितना, 5 लाख रुपीज़ का। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ओपनिंग में आपके पास 20,000 थी, क्लोजिंग में आपके पास 25,000 हो गई। इसका मतलब है लायबिलिटी आपके पास क्या हो गई बच्चे, बढ़ गई। तो लायबिलिटी कब बढ़ती है, जब आप टैक्स को कम पे करते हैं। तो टैक्स को आपने कम पे किया हुआ है, तो आप जब टैक्स को कम पे करेंगे तो प्रॉफिट आपका कम निकल के आया होगा, प्रॉफिट आपका कम ज़्यादा निकल के आया होगा। क्यों, देखिए मैं बोल रहा हूँ कम ज़्यादा निकल के आया होगा। क्यों, देखिए मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है और आपको टैक्स पे करना चाहिए था 20,000, बट आपने टैक्स पे किया 15,000, तो आपके पास 85,000 का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। बट अगर आप 20,000 पे करते तो आपके पास 85,000 निकल के आता। तो इसका मतलब यहाँ 5,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट शो हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट शो हो रहा है, और ये आफ्टर है, ठीक है। तो इसको बिफोर बनाने के लिए आप इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो ये आपके पास बिफोर के लिए पूरी इंफॉर्मेशन
आ जाएगी। कितना हो रहा है, 5000 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 5000 आपने यहाँ शो कर दिया। अब बकाया ये वाली एडजस्टमेंट यहाँ कर ही देंगे आप लोग। प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये तो प्लस होता ही है। प्रोविज़न फॉर टैक्स कितना है, 1 लाख। तो आपके पास फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6,05,000। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स की, ठीक है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स के लिए भी मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। आपके पास अगेन प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, कितना है, 4,50,000। अब डेफर्ड टैक्स एसेट्स आपके पास जो है क्या हो रहा है, पहले दिया हुआ है 36,000, अब दिया हुआ है आपके पास 44,000। आप इसे माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, ज़रा लॉजिकली समझिए इस बात को। आपके पास अगर प्रॉफिट है 1 लाख रुपए और आपने इस बार एडवांस दिया है, मतलब ऑलरेडी आपने जो है एक्स्ट्रा दे दिया है अपना टैक्स। अब जो एक्स्ट्रा टैक्स आपने दिया है वो ओपनिंग में आपके पास था कितने का, 36,000 का। अब वो और बढ़ गया, और बढ़ गया, इसका मतलब प्रॉफिट में वहाँ पर जो है आपके प्रॉफिट को उसने कम कर दिया होगा, क्योंकि आपने एडवांस टैक्स ज़्यादा दे दिया, ज़्यादा टैक्स दे दिया तो उसने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया होगा ज़्यादा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट ये तो एक तरीके से गलत है। आपके पास वो इंक्रीज़ की वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उसको आप बिफोर जब निकालेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, और माइनस करके ये वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो माइनस हो जाएगा इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स एसेट्स, कितने रुपीस का है देखिए, टोटल माइनस करके देख लीजिए, 8,000 रुपीज़ यहाँ से माइनस हो जाएंगे। और लास्ट वाली एडजस्टमेंट आप सभी को पता ही है, ऐड करना है प्रोविज़न फॉर टैक्स, ऐड करना है प्रोविज़न फॉर टैक्स, कितने रुपीस का, 80,000 कर दीजिए, 72,000 नेट इसमें ऐड, तो 5,22,000 आपके पास आ जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आया होगा। डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटी के इंक्रीमेंट होने पे क्या करेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपके पास डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या हो रही होगी और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कम हो रही होगी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास लायबिलिटी ओपनिंग में 25 की थी, अब क्लोजिंग में 10 की बची। होपफुली आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। ये ओपनिंग में 25 है और क्लोजिंग में आपको 13 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कम हो रही है। तो कम हो रही है तो आपको क्या कर देना है बच्चे, माइनस कर देना है। लॉजिक आप समझ ही गए होंगे क्यों करना है आपको, क्योंकि इस बार आपके प्रॉफिट को इसने क्या किया होगा, बताइए। लायबिलिटी पहले ज़्यादा थी अब कम है, इसका मतलब क्या है कि आपने जो टैक्स की जो कम पे करते थे वो आपने क्या दिया हुआ है, कम पे किया हुआ है, और जबकि आपको ज़्यादा पे करना चाहिए था। तो आपके प्रॉफिट को वो जब आपने कम पे किया तो आपके प्रॉफिट को ज़्यादा शो कर रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ से माइनस कर दीजिए, ठीक है, माइनस कर दीजिए। तो आपके पास सबसे पहले आप लिखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, और ये दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है 4,75,000, 4,75,000। इसमें आप माइनस कर लेंगे डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, कितने का है, 15,000 रुपये का है, तो 15,000 माइनस कर लीजिए। और लास्ट आपको यहाँ पर टैक्स करना होता है, टैक्स की एडजस्टमेंट भी कर लीजिए। टैक्स दे रखा होगा प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 44,000 रुपये, तो ये तो बेसिकली ऐड ही होता है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं केवल डेफर्ड की एंट्री करा रहा हूँ। पूरा क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको कराया ही था, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 44,000, अब आप इसमें ऐड माइनस कर दीजिए सब कुछ, तो ये आपके पास 5,04,000 आ जाएगा। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपके पास डेफर्ड टैक्स एसेट जो है इंक्रीज़ हो रही हो और डिक्रीज़ हो रही हो, ठीक है। देख लेते हैं, ये लायबिलिटी का था आपके पास डिक्रीज़ का, और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ आपके पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये तो मैंने आप सभी को करा ही दिया।
तो इस तरीके से हम जो है डेफर टैक्स लायबिलिटी और एसेट्स के क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी कर लीजिएगा, देख लिए, ठीक है, और ये क्वेश्चन हो जाएगा आप सभी से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आप सभी को कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो एडजस्टमेंट यहाँ पर हमारे पास हो रही हैं, उन एडजस्टमेंट को काफ़ी हद तक मैंने आपको सॉल्व कराया। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी कराऊंगा, और इसके बाद जो है हम लोग